हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर। आपके पास में एक मेटेलिक कंडक्टर है, उसमें से करंट कैसे फ्लो करेगा, इस टॉपिक को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एक और जरूरी बात, आज की क्लास में साथ ही साथ आपको नोट्स बनाने लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा उसके मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और वो जो नोट्स हैं वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव पे एक लिंक डाल रखा है, वहां से आप नोट्स इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और लेटर ऑन क्या है, आप जो रूटीन में अपनी नोटबुक मेंटेन कर रहे हो उसमें उनको कॉपी कर सकते हो, या आपको ठीक लगे तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ओके, सो विदाउट मेकिंग एनी डिले आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। हाउ एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मेटेलिक कंडक्टर ही क्यों लिया। यू नो दैट कंडक्टर में मैंने पहले भी आपको बताया, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करेगा और उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दिया था। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का मूव करना बेहद जरूरी है इन ए प्रॉपर डायरेक्शन, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, तभी क्या है, करंट बनेगा। ओके, सो मेटेलिक कंडक्टर के केस में हम वैसे बहुत सारे कंडक्टर के एग्जांपल हैं। कंडक्टिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके? आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एल्यूमिनियम भी यूज होता है। ठीक है, अब देखो, हम इस चीज को हमने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक कंडक्टर की, तो कंडक्टर अपने घर में जब इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग वगैरह, वायरिंग वगैरह करते हैं, केबलिंग वगैरह करते हैं, तो जो वायर जो आप देखते हो कि एक मतलब कॉपर की वायर होती है, आयरन की वायर होती है, एल्यूमिनियम की भी होती है जो वायरिंग में यूज होती है। उन अंदर तो वायर होती है, ऊपर एक पीवीसी प्लास्टिक की कोटिंग होती है। ठीक है, तो वो एक कंडक्टर ही होता है। मतलब ये मान लो एक तार है आपके पास जो आप घरों में यूज करते हो, एक तार का एक टुकड़ा आपने काट के ग्राउंड पे रखा हुआ है और हम उसको स्टडी कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं आज के टॉपिक में। अभी जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले करें यहाँ पे एक कंडक्टर की। तो सपोज करो हमने एक कॉपर की वायर ली हुई है, ये हमारे पास कॉपर की वायर है। ठीक है, यूजुअली जो आप घर में देखते हो ये वही कॉपर की वायर है, और इस कॉपर की वायर के ऊपर एक कोटिंग आप देखते हो। ठीक है, पीवीसी कोटिंग बोलते हैं जिसको, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है। ठीक है, तो सपोज करो इस कॉपर की वायर के ऊपर यहाँ पे ये रेड कलर की कोटिंग है। तो कोटिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है, जस्ट आप रियल लाइफ से कनेक्टिविटी हो जाए इस टॉपिक की आपके, तो इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, जो रेड कलर में दिख रही है, दिस इज पीवीसी कोटिंग, पॉलीविनाइल क्लोराइड कोटिंग। और ये जो ब्लैक कलर में देख रहे हो, दिस वन इज कॉपर वायर, दिस इज कॉपर वायर। ये मैटर है आपका। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, अब हमें कोटिंग से तो लेना देना नहीं है, बट हमें कॉपर की वायर से लेना देना है, क्योंकि ये हमारा एक मेटेलिक कंडक्टर है। अब इस मेटेलिक कंडक्टर को मैं जूम करके देखता हूँ। इसके ऊपर मैंने सपोज करो माइक्रोस्कोप लगाया। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर माइक्रोस्कोप लगा के देखूंगा तो पहले तो ये कॉपर की वायर थी, एक मैटर था, और आपको पता है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर बाद जैसे इसका इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे या जूम करके देखोगे, तो इस वायर में आपको कॉपर के एटम दिखाई देंगे, और ये एटम एक खास पैटर्न में अरेंज होता है। मैं इन जनरल ये ही पैटर्न बना देता हूँ। ठीक है, आप क्या देखोगे, यहाँ पे आपको कॉपर के एटम दिखेंगे, दीज आर कॉपर एटम्स, ये सारे के सारे कॉपर एटम्स हैं। ठीक है, फिर अगेन हमने क्या करना है, इन एटम्स को भी हम जूम करके देखेंगे। ठीक है, मतलब हम कंडक्टर के बिल्कुल अंदर जा रहे हैं, जो कॉपर की वायर थी उसके बिल्कुल अंदर जा रहे हैं, तो हमें एटम दिखे। एटम देखने के बाद में हमें इन एटम्स को जूम करेंगे तो हमें बहुत बड़ा एटम दिखेगा, और उस एटम के सेंटर में हमें न्यूक्लियस दिखेगा। सेंटर में क्या दिखेगा, न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज, और उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमें सेल्स दिखेगी। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना आप सेल्स वगैरह काफी डिटेल में, ये वो सेल्स है।
ठीक है, और इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है खास पैटर्न में होते हैं, किसी में 2, किसी में 8, आपको पता है ना, एक खास पैटर्न में ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं इन सेल्स में, ठीक। अब सपोज करो बाय डिफॉल्ट मैं कह देता हूँ ये कॉपर की एटम है, कभी सेल्स इलेक्ट्रॉन वगैरह काउंट करने मतलब जाना, मैं बाय डिफॉल्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कॉपर का एटम है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल एक कॉपर का एटम बना दिया है, और इस एटम की सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी, ये वाली बाहर वाली, ठीक है, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करें कि देखो बेटा क्या है, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस के पास वाली सेल्स में इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन आया, बिल्कुल कम सेपरेशन है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाली सेल में, ये न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, एज वी गो फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², कूलम्ब्स लॉ में हमने डिस्कस किया था। तो जैसे जैसे r की वैल्यू इंक्रीज करेगी, फोर्स डिक्रीज होती जाएगी। मैं पर्टिकुलरली बात करूं इस आउटर मोस्ट सेल के लिए, तो ये आउटर मोस्ट सेल क्या है, इस न्यूक्लियस से काफी दूर हो जाती है, इसके कंडक्टर के केस में, मेटल के केस में, ठीक है। और अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम हो जाती है, ठीक है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होने की वजह क्या होती है, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाते हैं न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन पे मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगती, तो थोड़ा सा भी मान लो कि हम कोई रबिंग एक्शन करते हैं या थोड़ी सी थर्मल एनर्जी देते हैं इन कॉपर के एटम्स को, ठीक है, तो या यूं कहिएगा कि हीट एनर्जी देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उससे ये जो आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन है ये बाहर एटम से बाहर जा सकते हैं, और इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे हो जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये जो जिस सेल में जो प्रेजेंट होते हैं उस सेल को हमने क्या बोला, आउटर मोस्ट सेल। क्या बोला, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। अब हम बात करें एट रूम टेम्परेचर। अब ये जो एटम्स वाला जो फॉर्मेट है, हम इसको ऊपर वायर में ही दिखाने की कोशिश करेंगे। देखो ये हमारे पास कॉपर की वायर है, ठीक है, और कॉपर की वायर में आपको पता है बहुत सारे एटम्स होते हैं, ये मैंने एटम्स दिखा दिए, ठीक है। अब बेटा मैं बात करूं एट रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, यू नो वेरी वेल, दैट इज 298 केल्विन, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, ये जो एटम्स है ये हीट एनर्जी गेन करेंगे, और हीट एनर्जी गेन करने से ये इनके आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एटम से बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा एटम से बाहर, कोई इधर आ जाएगा, कोई इधर आ जाएगा, कोई इधर, रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इन एटम से निकल के मूव करेंगे, ठीक है, इनसाइड दैट मैटर कौन सा है, कॉपर की वायर, ठीक है। सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाएंगे, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे दिखाई है, ये क्या चीज है, फ्री इलेक्ट्रॉन, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन। नोट्स में मैंने अच्छे अच्छे डायग्राम बना रखे, वहां से आप देख लेना, कॉपी कर लेना, ठीक है। अब देखो बेटा, ये एटम से जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, तो एटम्स क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज एटम्स आयन बन जाएगा, एटम्स क्या बन जाएगा, आयन। इलेक्ट्रॉन निकलने पे पॉजिटिव आयन बनेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एटम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब आपके माइंड में कुछ चीजें आने लगी होगी कि आपके पास कंडक्टर था, और कंडक्टर में से जैसे ही रूम टेम्परेचर मिला, रूम टेम्परेचर मिलने से इनमें से जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लगे, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर,
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन था वो था एक जिगजैग पाथ में, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, एक हैपहेजर्ड मैनर, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या यहाँ पे करंट बनेगा? आप सोचो, थोड़ा सा माइंड पे एफर्ट डालो, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं इनसाइड दैट मैटर, उस टाइम इन एटम्स की जो एवरेज स्पीड होती है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? दैट इज अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये जो एटम्स के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उनकी एवरेज स्पीड होती है 10 की पावर 5 मीटर सेकेंड, और ये स्पीड क्या होती है? वेरी हाई, बहुत ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है। और क्या होता है साथ में, ये जो एटम है, ठीक है, ये जो एटम्स है, फिर बाद में जो आयंस बना, ये आयन भी क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ये क्या करता है? वाइब्रेट, ठीक है। आप लिख दो एटम्स ऑल्सो वाइब्रेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और ये एटम ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये SHM में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाइब्रेट करेंगे तो इनका कोई एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। ये जो एटम है इनका वाइब्रेट करेंगे तो इनका एम्पलीट्यूड होगा, वो एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही ज्यादा ये क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, उतना ही ज्यादा इनका एम्पलीट्यूड होगा। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये पॉइंट आप नोट कर लोगे, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि जो इलेक्ट्रॉन वाला जो पॉइंट मैंने अभी छोड़ा था थोड़ी देर पहले, कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ये एक रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिगजैग पाथ में, ठीक है। तो इस केस में क्या ये करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? क्या अब इस वायर में से करंट फ्लो होगा? बताओ। अरे भी ये बिल्कुल ऐसी कहानी है कि आपके पास में एक कोई भी कॉपर की वायर है जो घर की वायरिंग में फिटिंग करते हैं, जब यूज होती है वो है, और उसको काट के आपने ग्राउंड पे रख दिया, एक रूम में रख दिया रूम टेम्परेचर पे, तो क्या उसमें से करंट फ्लो हो जाता है? नहीं होता ना, ठीक है। बट यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो मूव कर रहे हैं, और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं बट उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। एवरेज स्पीड जीरो नहीं होती, एवरेज स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है। और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक करंट या करंट जब भी, इलेक्ट्रिक करंट जब भी बनता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना जरूरी होता है। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन क्या है? रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे, it is important to note that net sorry it is important to note average velocity of free electrons become zero inside कंडक्टर के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन से कंसर्न होता है, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बिकम जीरो हो जाएगी इनसाइड द कंडक्टर, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स in a random direction at room temperature पे रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, सो देयर विल बी नो करंट
इन कंडक्टर, कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसको नोट करें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इफ कंडक्टर इज आइसोलेटेड एंड इट इज प्लेस्ड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेटेड कंडक्टर का क्या मतलब है बेटा? देखो, सपोज करो कि मेरे पास कोई भी एक कॉपर की वायर है, ठीक है, ये कॉपर की वायर थी, और ये जो कॉपर की वायर है इसमें आपने कॉपर के एटम दिखा देने, ठीक है, और इन एटम, अब कॉपर के एटम से मान लो फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये क्या बन जाएगा? आयन। तो आप ऐसे दिखा दो, इलेक्ट्रॉन आयन, इस तरीके से आप दिखा दो। कई बुक में या नोट्स में आप ये भी देख लोगे कि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाए होते हैं। हमने यहाँ पे एटम जो एक आयन बना हुआ है, पॉजिटिव आयन बना हुआ है, लैटिस भी बोलते हैं जिसको, वो दिखाया है, और साथ में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन भी दिखाए हैं, ठीक है। ये सिचुएशन कब है? एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर ये हमने कंडक्टर दिखाया है एक, जिसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। और नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक हमने इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है, और ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेटेड इसलिए क्योंकि इसके साथ में हमने कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट नहीं कर रखी है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा? यू नो वेरी वेल। इस केस में क्या होगा कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी से क्या है वो मूव करेंगे इन रैंडम डायरेक्शन, जिगजैग पाथ में, और उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, बट एवरेज स्पीड होगी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। डन। और इनमें से नेट एवरेज वेलोसिटी 0 होने से इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमारा टॉपिक क्या कहता है? आपके पास जो आइसोलेटेड कंडक्टर है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है। तो अब हम क्या है, इस कंडक्टर को फील्ड के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो एक और डायग्राम बना देते हैं। ये मेरे पास क्या है? आइसोलेटेड कंडक्टर है, ठीक है। इसमें आपको पता है क्या क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस ऐसे दिखा दो, जितने बनाने हो आपको उतने बना दो, जितना आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। फिर मिलियन बिलियन ट्रिलियंस होते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा? ये जो कंडक्टर है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये ग्रीन कलर की होपफुली विजिबिलिटी आपको आ रही होगी, ठीक है। नहीं आ रही तो मैनेज कर लेना। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नोट। मतलब इस कंडक्टर को, एक जो वायर का टुकड़ा जो कटा हुआ था उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है ना। अब सिंपल रूम में नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे देखो उसमें करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, ये तो हमने ई नोट क्या चीज है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने अप्लाई कर रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से देखो यहाँ फील्ड का क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ फील्ड का क्या हो गया? नेगेटिव। यहाँ फील्ड का नेगेटिव। बनाना चाहो तो ठीक है, ना बनाना चाहो तो भी ठीक है। अब एक बात बताओ, इस कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा? ये जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इंस्टेंटली एकदम से फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे और वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं कन्वीनियंस के लिए, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनका चार्ज दिखा देता हूँ नेगेटिव। ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे एकदम से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और ये वाला हिस्सा यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। बेटा अब एक बात बताओ, अब यहाँ आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ई नोट आपका क्या था? एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ये वो है, ठीक है।
और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कंडक्टर का एक एंड तो नेगेटिव हो गया, दूसरा हो गया पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे यूं समझिएगा, यहाँ पे ये जो दोनों एंड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ या गैदरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक एंड नेगेटिव बन गया, दूसरा क्या बन गया, पॉजिटिव। तो अब एक बात बताओ, ऐसा होने से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरीके से एक अंदर फील्ड इंड्यूस हो गया ना। देखो इसके अंदर फील्ड इंड्यूस हो गया, उस फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये दिस वन, ठीक है। और इस तरीके से कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, EI, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कंडक्टर पे अप्लाई किया उतना ही फील्ड इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलिफाई कर देंगे। क्योंकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, इंड्यूस हुआ वो राइट टू लेफ्ट है, दोनों एक दूसरे को नलिफाई करेंगे, ठीक है। अब देखो नलिफाई करने के बाद में क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना हो जाएगा, 0। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर कितना रहता है, 0। तो देखो यहाँ पे if we apply electric field, if we apply external electric field on isolated conductor, ये isolated conductor है बेटा, याद रखना, क्योंकि इसके साथ में कोई बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी है। then free electron मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। देन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, लिमिटेड ही लिखूंगा, क्योंकि नोट्स सारे मेंशन कर रखे हैं आपको, नोट्स में सब चीजें गिवन है, ठीक है। ई नोट की अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेंगे, ओके। एंड इलेक्ट्रॉन गेट accumulated on left face of conductor। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट फेस ही है, लेफ्ट फेस पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। एंड राइट फेस, राइट साइड ऑफ कंडक्टर, राइट साइड ऑफ फेस की बजाय कंडक्टर साइड लिख दो, साइड, राइट साइड ऑफ कंडक्टर become negatively charged, right side of conductor become negatively charged, so an electric field get induced inside a conductor, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। And with time being both will cancel out या nullify each other and net electric field become zero, net electric field become zero inside conductor, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है, होपफुली दिख रहा होगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैं बात करूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कहता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, कितना है, ई वेक्टर, ठीक है। तो मतलब जैसे आप ई नोट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो आपने देखा कि इसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, उसको EI से दिखाया, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड की, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। यूं लिख सकते हो
कि नेट ई नोट माइनस में ई आई कितना हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को दोनों काउंटर बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अब मैं आपसे पूछूं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 हो गया तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, देखो अब ये आप कहोगे सर ये सारे इलेक्ट्रॉन, सारे यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आते, एक लिमिट तक आते हैं, तब तक आते हैं जब तक ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल को नलीफाई ना कर दे। उसके बाद में भी क्या है, यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर मिलियन बिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब भी मूव करते रहते हैं और सिचुएशन अब भी कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे है। सिचुएशन कब है, अब भी रूम टेम्परेचर पे, लेकिन बस आपने डिफरेंस क्या, आपने फील्ड अप्लाई कर रखा है। तो अब भी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते हैं अब रैंडम डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो मूव करके यहाँ पे आ गई, तो मोमेंटली जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो फील्ड इंड्यूस हुआ। तो ये जो इंड्यूस फील्ड है इसने क्या किया, आउट एक्सटर्नल को कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद में एक लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है जो क्या है, जिगजैग पाथ में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं इन हैज़ार्ड मैनर, और फिर अगेन उनकी जो एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे तो अगेन हमें एवरेज वेलोसिटी क्या मिलेगी, 0, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। तो आप लिखो इसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में लिखो बट अगेन, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पे लिख लोगे, इन दोनों के बाद में, इसके बाद में यहाँ पे, फिर यहाँ लिखोगे यहाँ पे सिंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड कंडक्टर but still free electrons are moving in random direction, और अब भी इनकी स्पीड काफी हाई है, थर्मल स्पीड, या यूं कहेगा कि एवरेज स्पीड 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है, इन रैंडम डायरेक्शन, बट still their average velocity will be 0। अब उनकी स्टिल उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0, so there will be no current इन कंडक्टर, अब भी कंडक्टर में कोई करंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट क्या है बेटा, नोट कर लेना, ठीक है, नोट करें। ओके, नाउ स्टूडेंट, अब क्वेश्चन आपके माइंड में एक ये आ रहा होगा कि अब कंडक्टर में से करंट फ्लो कब करेगा। हमने दो केस डिस्कस कर लिए हैं, एक तो हमारे पास कोई भी कंडक्टर है और वो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, उसमें इवन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी होती है, बट फिर भी जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपको रीजन पता है, ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 0। फिर हमने उसी कंडक्टर को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, अगेन सेम इशू, नेट एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। अब हमारे पास एक और सिचुएशन आती है, अभी तक हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर को डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे इफ कंडक्टर इज नॉट आइसोलेटेड। कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं है, बट इट इज कनेक्टेड विद बैटरी, उसके साथ में हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। अब जो एक वायर था एल्यूमिनियम, जो कोई भी कॉपर का वायर था, उसके साथ उसको जब आप किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे तब क्या उसमें से करंट फ्लो करेगा? आंसर है यस, क्योंकि आपने डे टू डे लाइफ में फेनोमेना देखा है। अब उस वायर के साथ में एक बल्ब लगा दोगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। अब कैसे ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, अब देखना, अब इस टॉपिक को लेके शायद आपके माइंड में अब एक्साइटमेंट आ गई होगी ना कि क्या होगा। देखो सिचुएशन क्या है, सबसे पहले आपके पास में एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है,
ठीक है। और कंडक्टर में हम क्या दिखा रहे थे, आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस होते हैं ना। आयंस इसलिए क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो वो आयंस बन जाते हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए और ये एटम से बाहर जाएंगे तो ये आयन बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये डायग्राम दिखा सकते हो। ठीक है, अब ये जो कंडक्टर है ये कहाँ है, सिचुएशन ये वो है एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे इनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, कोई करंट नहीं बनेगा, बट हमें तो सर्किट में करंट फ्लो करवाना है। अब इसके लिए मैं इस कंडक्टर के साथ में एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ये सेल हो गया, दो सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी। ठीक है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो कंडक्टर का ये वाला हिस्सा पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला नेगेटिव, ये हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा एंड ये वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला एंड लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर कंडक्टर के अंदर दिखा दो ये जो रूटीन में जो अभी तक जो हम काम कर रहे हैं, जितने चाहो आप उतने ही एटम्स वगैरह, यहाँ पे इनके ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी दिखा दो। ओके, और ये अब आयंस है, क्या बन जाएंगे ये, सॉरी आयंस भी दिखा दो इस तरीके से। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे ही आप इस आइसोलेटेड कंडक्टर के साथ में बैटरी कनेक्ट की, ये आइसोलेटेड नहीं रहा, ये कंडक्टर का हिस्सा पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, तो यूँ कहेगा कि जैसे ही बैटरी कनेक्ट करोगे इस कंडक्टर के अंदर एक फील्ड सेट हो जाएगा ना, क्योंकि ये हिस्सा पॉजिटिव पे, ये नेगेटिव पे, तो फील्ड सेट हो जाएगा ई नॉट। ई नॉट ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ वो कितना है, ई नॉट। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सेट होगा तो इस कंडक्टर के अंदर मिलियन बिलियन ट्रिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के इस लेफ्ट वाले फेस पे आ जाएंगे। ठीक है, और इन आप यूँ कह सकते हो कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लिखो या नेगेटिव चार्ज लिखो, एक ही बात है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा दिया। तो इन टर्न क्या होगा, ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, या आप इनको ऐसे दिखा दो, पॉजिटिव चार्ज को ब्लू कलर से दिखा रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी, ये ऐसे दिखा दो, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, आपने बैटरी कनेक्ट कर रखी है इस कंडक्टर के साथ में, तो यहाँ पे जो चार्ज का एक्यूमुलेशन है वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगा, ये प्रोसेस बड़ा फास्ट होगा। कंडक्टर है, कंडक्टर के साथ में बैटरी कनेक्ट की, बैटरी कनेक्ट करते ही एकदम से सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले एंड पे, ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो एक्यूमुलेट हुए हैं, ठीक है, फॉर ए वेरी वेरी स्मॉल टाइम, इमीडिएटली बैटरी क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन को आगे सप्लाई कर देगी। ठीक है, यहाँ पे चार्ज इकट्ठा नहीं होने देगी। ठीक है, बैटरी क्या है, खुद इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करेगी बट इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करेगी। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगी क्योंकि ये अपनी एनर्जी कंज्यूम करवा के। अब क्या होगा कि यहाँ से चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, कम हो जाएगा यहाँ पे चार्ज, और यहाँ पे भी इन टर्न क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव आएगा, यहाँ से नेगेटिव जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो काउंटर बैलेंस करते हैं। अब एक बात सुनो ध्यान से, अब होगा क्या, अब मैं यूँ कहूँ कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक स्मॉल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, ये क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड कंडक्टर। ठीक है, अब ये हमेशा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बैटरी क्या कर रही है, चार्ज को आगे सर्किट में ड्राइव कर रही है। तो ऐसा होने से अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट इस साइड में जो सेट हुआ है कंडक्टर में वो है बैटरी के कारण, और एक इंड्यूस इन चार्जेस के कारण जो इंड्यूस हुआ, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, वो EI होगा। ठीक है, तो अब मैं यूं कहूं क्लियरली जो ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है
जो बैटरी के कारण सेट हुआ है वो हमेशा किससे बड़ा होगा, उसका मैग्नीट्यूड की टर्म में बात कर लेते हैं। ई नोट हमेशा ई आई से ग्रेटर होगा, या यूँ कहिएगा कि ई नोट हमेशा ई आई से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ऐसा होने से अब यहाँ पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। मतलब क्या है, 10 कूलम का 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, 4 का इधर है, तो नेट कितना हुआ, बचा, दोनों अपोजिट है तो नेट 6 बचा। 6 कहाँ बचा, ज्यादा की डायरेक्शन में, तो ई नोट ज्यादा होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी लेफ्ट टू राइट। तो अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर will exist inside conductor। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसको कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो ई नोट वेक्टर माइनस में ई आई के इक्वल होगा। या हम मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिखें तो वेक्टर के सिंबल को छोड़ दोगे तो या हम लिख लेंगे ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस में ई आई के इक्वल होगा। अब क्या है, अब क्वेश्चन ये आता है बेटा, यहाँ पे क्या ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलियन बिलियन ट्रिलियन है, तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे कुछ ही इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ पे फिर भी काफी लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं कंडक्टर के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में है, चाहे वो जैसे मैंने भी बताया कि 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, 4 का इधर था, तो 6 न्यूटन पर कूलम, मतलब सिचुएशन क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, क्यू है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखेंगे तो फोर्स फील होगी क्या, डेफिनेटली होगी। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, और उसमें हम कोई चार्ज रख देते हैं, सपोज करो नेगेटिव चार्ज रख दिया हमने, तो इस पे फोर्स लगेगी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो सेम कहानी ऐसे यहाँ पे भी ऐसा होगा, मतलब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो फोर्स फील करेंगे, और जब किसी चीज पे फोर्स लगती है तो उनमें एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्सेलरेट करेंगे। तो लिखो now due to net electric field free electron will feel a force opposite to direction of नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स फील करेंगे एंड गेट एक्सेलरेटेड, और ये इलेक्ट्रॉन इधर चल पड़ेंगे। इज टेम्परेरी, ये जो एक्सेलरेशन होती है बेटा ये टेम्परेरी होती है। अब ये टेम्परेरी और परमानेंट एक्सेलरेशन क्या है, टेम्परेरी एक्सेलरेशन से आप ऐसे समझोगे बेटा, देखो थोड़ा सा ध्यान से, मैं एक इसी का डायग्राम एक और बना देता हूँ, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन फिर भी चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो आपके पास में ये था कंडक्टर, ठीक है, और कंडक्टर के ये एटम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एटम होते हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियन। आपने इस कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ठीक है, या आपने यहां पे बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, ये सेम डायग्राम यहां बना रहा हूं, जैसे ही आप इस कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट की, आपको ये तो पता है इसके अंदर फील्ड सेट हो जाएगा ई नोट, ठीक है। ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इसके अंदर सेट होगा, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। और ये सारे इलेक्ट्रॉन जब एक साथ मूव करेंगे तो क्या होगा, अब देखो बेटा,
ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पहुंचेगा तो ये बीच में इसके पाथ में कई सारे ये एटम्स आ रहे हैं, या यूं कहिएगा कि ये पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से जब यहां तक पहुंचेगा तो उसका कोलिजन इन सभी एटम से होगा, या कि इसके पाथ में कई सारे, आपको पता है मिलियन बिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उन फ्री ये इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ में भी कोलिजन होता है और इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयंस के भी साथ में। तो क्या होगा, अब सपोज करो कि फील्ड लगाने से इस वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, मतलब इसने कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन की। बट क्या होगा कि जैसे ये इस पॉजिटिव आयन से स्ट्राइक करेगा, ठीक है, कोलाइड करेगा, तो उस टाइम ये जितनी इसने एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन की उतनी वेलोसिटी लॉस कर देगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला यहाँ पे कोलाइड करेगा, ये वाला यहाँ पे कोलाइड करेगा, यहाँ पे और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसी सिचुएशन भी बनेगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जब मूव करेगा तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड करेगा। इस तरह से फ्रीक्वेंट कोलिजन होते हैं इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयंस के साथ में भी और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ में भी। तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, इनको फील्ड लगने से इनको जो एक्सेलरेशन मिलती है, देखो यहाँ पे आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखाना है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड EI, ठीक है, फिर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण जो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेलरेट करते हैं उनकी एक्सेलरेशन टेम्परेरी होती है, इतनी ज्यादा मतलब सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन नहीं होती, एक बहुत ही माइन्यूट अमाउंट की होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन करेंगे, ये कोलिजन के साथ में पॉजिटिव आयन या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में कोलिजन होते ही जितनी इन्होंने एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन की वो लॉस कर देंगे। ठीक है, वो लॉस कर देंगे और इससे क्या होगा कि इनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। बट ऑल ओवर हम बात करें एज ए होल लमसम, ठीक है, लमसम हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहां से जब यहां पे चलेगा तो वो एक ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा, या यूं कहिएगा इन सभी इलेक्ट्रॉन की हम एक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो उसकी एक हमें नॉमिनल सी वैल्यू मिलती है। देखो आपने जब इसके साथ में बैटरी कनेक्ट कर दी ना तो नेचुरल है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में चलेंगे, और जब ये सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलेंगे तो उस टाइम इन सभी इलेक्ट्रॉन की हम एक एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जो इसकी इन सभी की जो एक एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड काफी कम होता है। उस वेलोसिटी की वैल्यू 10⁻³ से लेके 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की रेंज होती है। तो इन सभी की जो फ्री इलेक्ट्रॉन इस सिचुएशन में जब ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो उस टाइम इन सभी की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो कौन सी वेलोसिटी होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप यहां पे लिखो दिस एक्सेलरेशन इज टेम्परेरी बिकॉज, इसके बाद में यहां लिखेंगे बिकॉज व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन move opposite to direction of net electric field, sorry for writing बेटा, आप समझ जाओगे, the direction of net electric field, then these free electrons suffer from many collision. These free electrons suffer from many collision and their extra gain velocity, जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी वो गेन करते हैं, एक्स्ट्रा गेन वेलोसिटी lost in frequent collision और किसके बीच में हो रही है वो? among electrons और oblique
इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इनके बीच में जो कोलिजन हो रहे होते हैं वहां वो क्या होगा, वेलोसिटी लॉस्ट कर देंगे, ठीक है। सो अब हम बात करें तो अब इसको रब कर देता हूं, तो आप लिखोगे नाउ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कहां ड्रिफ्ट करेंगे, दे विल ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और यू कहेगा कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ these free electron ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्लोली मूव करना, ड्रिफ्ट टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। देन अब ये सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। देन देयर एवरेज वेलोसिटी, देन देयर एवरेज वेलोसिटी, then their average velocity is called as drift velocity। अब इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी ना, अब जब ये सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, देन देयर एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इन्हीं वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। लिखो द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd से रिप्रेजेंट करते हैं, द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल होती है 10⁻³ से लेकर 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड का ऑर्डर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इतनी स्मॉल वैल्यू होती है, ठीक है। ओके, सो फाइनली अब इस सिचुएशन में करंट फ्लो करेगा क्या, डेफिनेटली करेगा। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चल रहे हैं, धीरे धीरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो ये सारे मिलके अब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये थोड़ी सी भी इनकी मूवमेंट होने से इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या बनता है, सिग्निफिकेंट। नाउ सो फाइनली इन दिस सिचुएशन इलेक्ट्रिक करंट will flow through कंडक्टर। अब इस सिचुएशन में कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। हाँ, एक और चीज देखो, जब ये आपको पता है रूम टेम्परेचर पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर पे जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की, ये इलेक्ट्रॉन फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, आप इस E0 में से EI की वैल्यू माइनस कर लोगे, हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ऐसा होने से जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन का आपस में कोलिजन होगा, क्योंकि मिलियन बिलियन की क्वांटिटी है। यहाँ तो मैंने कुछ 7-8 दिखा रखे हैं, लेकिन अब आप ये भी लिखोगे उस टाइम ये किससे, जो पॉजिटिव आयन से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो ये पॉजिटिव आयन भी तो वाइब्रेट करते रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है इन इलेक्ट्रॉन के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन तो आएगी, ठीक है। और ये जो इस सिचुएशन में क्या है, फाइनली करंट फ्लो कर जाता है। तो आप इसको एक बार नोट करो, फिर आगे और डिस्कस करते हैं। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टडी की है, उसके लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, और बहुत ही इजी डेरिवेशन है। तो इसको करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक कंडक्टर लेना पड़ेगा। ये हमने कंडक्टर ड्रॉ कर देना है, बस वाला कंडक्टर नहीं है, ये वो कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं जस्ट इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, दीज ऑल आर फ्री इलेक्ट्रॉन,
और आपको पता है ये सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर के लिए, रूम टेम्परेचर के लिए, ठीक है। 298 केल्विन है। तो रूम टेम्परेचर पे हीट एनर्जी होगी इनके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास में, और एक थर्मल स्पीड से मूव करेंगे इन रैंडम डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन हम वेलोसिटी की टर्म्स में बात करें, सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u1 वेक्टर, ठीक है। u1 इसलिए दिखाया क्योंकि इनकी इनिशियल वेलोसिटी है ये u1 वेक्टर। ये सपोज करो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 वेक्टर। ये वाला सपोज करो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी u3 वेक्टर, और ये वाला इलेक्ट्रॉन सपोज करो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 वेक्टर, ठीक है। आपको पता है ये जो रूम टेम्परेचर पे इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो रैंडम डायरेक्शन में होता है, जिगजैग पाथ में होता है, और इनकी इनिशियल वेलोसिटी u1, u2, u3 अप टू un, n हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इन सभी की वेलोसिटी u1, u2, u3 अप टू un है। अब मैं इनकी एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि ड्यू टू रैंडम डायरेक्शन में इनका मोशन है, ठीक है। तो आप लिखो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर बिकम 0। हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो इनकी एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी हम निकाल लें तो u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, u3 वेक्टर अप टू un वेक्टर, इन सभी को हम ऐड करके n से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? एवरेज वेलोसिटी, और ये कितनी होती है? 0, ठीक है। एंड दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन क्या होगी? फर्स्ट। अब बेटा क्या है कि अब ये जो कंडक्टर है हमने क्या लिया हुआ था? ये कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के अक्रॉस हमें इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करवाना है, तो करंट फ्लो करवाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस हमें एक बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूँगा, इस कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। आपको पता है कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आपको पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है, ठीक है, इवन इन सीबीएसई एग्जाम। तो अब इसके अक्रॉस आप क्या करोगे? बैटरी कनेक्ट कर दो, ठीक है। इस तरीके से बैटरी कनेक्ट कर दो। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो ये कंडक्टर का ये वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाएगा और ये वाला नेगेटिव पे। और ऐसा करने से ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पे कंडक्टर का और ये वाला लोअर पोटेंशियल पे। तो जैसे ही आप ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पे होगा, ये वाला लोअर पे होगा, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा। जितना पोटेंशियल बैटरी का होगा उतना ही पोटेंशियल कंडक्टर के अक्रॉस सेट हो जाएगा। और ऐसा होने से क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो सपोज करो ई नोट वेक्टर। ई नोट वेक्टर क्या चीज़ है? ये है एक्स, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, ये कितना? ई नोट वेक्टर, ठीक है। फिर आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ होगी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। तो इन हम बात करें तो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, बट क्या होता है? वी नो, आपको पता है ई नोट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सेट हुआ है कंडक्टर में, ये ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू इंड्यूस, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, इन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, दैट विल बी ई वेक्टर, और वो ई नोट वेक्टर माइनस में ई आई के इक्वल होगा। और ऐसा होने से क्या होगा? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ मूव करेंगे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इनका मोशन हम दिखा देते हैं ऐसे ही, ठीक है, लेकिन रियलिटी में सिचुएशन अलग होती है, वो मैं बताऊंगा। तो सपोज करो पहले इनकी वेलोसिटी u1, u2, u3
अप टू u1 थी, तो बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 v2 v3 और vn वेक्टर। ठीक है, ये इनकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसके अंदर का मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है बेटा। अब देखो, ये मेरे पास एक, ये जस्ट आपके समझने के लिए है, ठीक है। ये कंडक्टर था और कंडक्टर के अक्रॉस आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। बैटरी कनेक्ट करने के बाद में आपको पता है यहाँ पे रियलिटी में तो ये पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर फ्री इलेक्ट्रॉन भी है एटम से बाहर, ठीक है। बेटा क्या होगा कि जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करेंगे इस कंडक्टर के अक्रॉस, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कोई 7-8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें सेट होता है, या यूं कहिएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं यहाँ ई वेक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आना है, तो इसके पाथ में तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और साथ ही साथ आयंस भी है। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये इसके पाथ में इसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी। किस किस की ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी? अब मान लो कि पहले ये यहाँ पे था, ठीक है, तो पहले इसकी कुछ थर्मल वेलोसिटी थी, ठीक है, कितनी थी, u1 वेक्टर, ठीक है, थर्मल स्पीड थी कुछ, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात करें तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। तो पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u1, लेकिन जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये स्ट्राइक किससे करेगा, एक पॉजिटिव आयन से। तो जैसे ही ये पॉजिटिव आयन से स्ट्राइक करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ये अपनी वेलोसिटी को क्या कर देगा, लूज कर देगा, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी, ये यहां से यहां पे आ गया, ठीक है। और उसके बाद में फिर इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है, फर्दर आपको पता है यहाँ कंटिन्यूअसली ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन को कहाँ बुलाएगा, अपनी तरफ बुलाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ पे आएगा, तो फिर ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। अब आपको देखा यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से कोलाइड कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन आगे किसी फर्दर, इसके पास में पता नहीं बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर जाएगा। तो इस केस में आप देखो, अब आप यहाँ पे देखो कि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ पे आया, ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के किसी पॉजिटिव आयन के पास आता है, इससे स्ट्राइक करता है, तो दोनों ही कंडीशन में ये इससे कोलाइड करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा। अब कोलाइड का मतलब इस वाली सिचुएशन में कहोगे सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, नहीं, जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आएंगे तो फिजिक्स में आपको पता है, हम ये इस कोलिजन क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट वाला होता है, एक विदाउट कॉन्टैक्ट वाला होता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इस वाले ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मान लो पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, सपोज करो हम इस u1 थी, बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1, ठीक है। इनके ऊपर नेट फील्ड लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितनी है, a। और जब ये जो कोलिजन होता है, कोलिजन यहाँ से यहाँ, मतलब ये जो कोलिजन होता है, इस यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, एक तरीके से आप उसको क्या बोल सकते हो, टाउ। हम टाइम को टाउ के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं टाउ, ठीक है। ये क्या चीज होता है, टाइम इलेप्स्ड सिंस लास्ट कोलिजन, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंट बहुत लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं, तो कोलिजन के बीच का टाइम होता है, कोई भी दो कोलिजन के बीच का टाइम, ठीक है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो अब ये वाली सिचुएशन हो रही होती है, तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, अब इसको हम एक बार छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। अब ये जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और मैं आपसे पूछूं कि इनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। हम यहाँ पे स्पेस को
यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये आप जल्दी नोट भी कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद में फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि मतलब जब आप कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करते हो और बैटरी कनेक्ट करने के बाद में जब फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिस एवरेज वेलोसिटी से या जिस एवरेज वेलोसिटी से ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, वो एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो अब ये बैटरी की तरफ मूव करती हुई इनकी वेलोसिटी कितनी है, v1 v2 v3 अप टू vn। तो अब यहाँ से हम इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखना चाहें तो vd का फॉर्मूला क्या बनेगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर अप टू vn वेक्टर, और एवरेज निकालने के लिए हम n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, मैं अब यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, ठीक है। अब सपोज करो पहले एक इलेक्ट्रॉन था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, बाद में उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v1। एक सिचुएशन समझा रहा कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। रियलिटी में तो काफी कॉम्प्लेक्स जटिल मैकेनिज्म होता है ये, ठीक है। अब पहले उसकी वेलोसिटी u1 थी, बाद में कितनी होगी v1, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन a कितनी हो रही है, हम लेंगे एक्सेलरेशन यहाँ पे ले लेते हैं a, कितनी एक्सेलरेशन a, अभी वैल्यू निकालेंगे एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन हो रही है a, ओके। और जब u से v वेलोसिटी चेंज होने में जो टाइम लगता है, ये यूं कहिएगा कि टाइम इलेप्स सिंस लास्ट कोलिजन, वो कितना है, टाउ। तो हम इस v को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v को हम लिख सकते हैं u प्लस a t, और t को हम टाउ से रिप्रेजेंट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस a t, पढ़ी होगी ना इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1, ठीक है, टाइम कितना है, टाउ 1, ठीक है। फर्स्ट दो के बीच में कोलिजन का टाइम कितना, टाउ 1, ठीक है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, ये कितनी आ जाएगी, a। फिर v2 को क्या लिखेंगे, ऐसे u2 प्लस में a टाउ 2, ठीक है, अप टू ये कहाँ तक चलेगा, un प्लस में a टाउ n अपॉन में n, ठीक है। और फिर आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो इनके ऊपर आप एरो का सिंबल दिखा दें, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में मैं एवरेज ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को u1 u2 u1 इन सभी को सारे एडिशन में है, रीअरेंज कर लो। तो आप क्या करो, सारी जो इनिशियल वेलोसिटी है उनको एक साथ लिख लो, कंबाइन कर लिया, इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। फिर a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3 इन सभी को ऐड कर लेंगे, a कॉमन ले लेंगे, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ a वेक्टर किसके इक्वल होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ n अपॉन में n, ठीक है। और ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मिल गई है, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट डिवाइड कर लेंगे, एक बार n इसके साथ लिख देंगे, एक बार n इसके साथ, ओके। इसको मैं रब कर देता हूँ, इससे ज़्यादा यूज होगा नहीं, आप एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब इसके बाद देखो बेटा, इनको मैं सेपरेट डिवाइड करता हूँ, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो VD की क्या लिखेंगे हम, सेपरेशन, ठीक है। VD किसके इक्वल होगा, ये सेपरेट डिवाइड करेंगे तो u1 वेक्टर u2 वेक्टर अप टू un वेक्टर अपॉन में n, प्लस में आप क्या करोगे, a वेक्टर टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ n, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन है तो उनके कोलिजन में जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, टाइम इलेप्स हर एक कोलिजन के लिए अलग अलग होगा। n इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो टाइम इलेप्स कितना आ जाएगा, n टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 अप टू टाउ n, ठीक है, n टाइम्स आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद में आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट इक्वेशन से u1 u2 u3 un इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, इस पूरे को हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0। तो यहाँ तो आ जाएगा 0, तो Vd किसके इक्वल आ जाएगा, Vd इज इक्वल टू 0 प्लस में। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वेयर, बेटा एक बात इसको एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आपको पता है टाउ, टाउ क्या चीज था, यहाँ पे बता दिया था मैंने, टाइम इलेप्स्ड इन लास्ट कोलिजन, लिख लिया होगा फुली आपने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज है, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 अप टू टाउ n अपॉन में n। बेटा एक बात बताओ, ये भी टाइम सभी टाइम्स को हम n से डिवाइड करेंगे तो हमें एक एवरेज टाइम मिल जाएगा ना। ये टाउ तो सिंपल बुरे है, तो ये टाइम है ना, तो टाउ, टाउ क्या चीज है, दिस इज द एवरेज टाइम इलेप्स्ड बिटवीन कोलिजन, ये एवरेज टाइम हमने ले लिया। ओके, तो आप इसको लिख लोगे a वेक्टर इज इक्वल टू, इस सभी को लिख लोगे टाउ, क्या लिख लोगे, टाउ। ठीक है, अब एक काम करो, इसको आप रब कर दो, इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं रहेगी। अब देखो बेटा क्या है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, वो देखो। ठीक है, हाँ, अब एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन since they suffered from last collision, ठीक है, और इसको हम एक नया नाम, नया तो क्या है, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन इन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, इसी को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन आई है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, ये एक्सेलरेशन है Vd, तो क्लियरली Vd क्या है, एक्सेलरेशन टाइम्स ऑफ रिलैक्सेशन इन टाइम। ठीक, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ये देखो। अब आप देखो, आप लिखोगे वी नो, आपको पता है E इज इक्वल टू, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई Q, और यहाँ फोर्स की वैल्यू मैं निकालूं तो Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूं फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो F फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, E टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन के केस में चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप ये भी लिख सकते हो, we also know न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू m इनटू ए वेक्टर। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन ये बनी है, इक्वेशन फर्स्ट, और ये बनी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे आप साथ में ये भी कर सकते हो, इसके आगे माइनस का सिंबल लगा दो, क्या लगा दो, माइनस का सिंबल। ठीक है, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन shows force on charge will be, फोर्स कह दो या इसको एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, फोर्स और एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको फोर्स भी कह सकते हो कि फोर्स एक्सेलरेशन की एक ही डायरेक्शन होती है, चार्ज विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये जो दोनों इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड तो नाम दे रखे हैं ना, आप एक काम करो, इसको इक्वेशन सेकंड बोलो, इसको थर्ड। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दोनों से कंपेयर करो। ठीक है, यहाँ पे देखो F इज इक्वल टू एम है, यहाँ पे F इज इक्वल टू माइनस ई है। ठीक है,
यहाँ पे लिखो माइनस ई वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, और यहाँ से आप एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालना हमारा टारगेट है, तो माइनस ई वेक्टर अपॉन में एम। ठीक है, ये हमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू मिल गई। एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो आप लिखो, हम इसको रब कर देते हैं। अब आप लिखोगे, यहाँ आ जाओ, लिखोगे वी नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर टाउ। ठीक है, और आप लिखोगे, यहाँ लिखोगे वी ऑल्सो नो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आई, माइनस ई वेक्टर बाई एम। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो कितनी बनेगी, ए की वैल्यू पुट करो माइनस ई वेक्टर अपॉन में एम इंटू टाउ। ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन। तो यहाँ से देखो जो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ पे आप यूँ समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, या यूँ भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन में जो एक्सेलेरेशन होगी वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। फील्ड इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगी, और यही डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की होगी। तो यहाँ पे भी देखो, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनके बीच में जो नेगेटिव सिंबल ये क्या दिखा रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, सो यहाँ से आपने ये भी कह सकते हो, वी कैन ऑल्सो कंक्लूड, हम और क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन इन टाइम। रिलैक्सेशन इन टाइम इंक्रीज करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये सारी चीजें आप नोट कर लें। ओके, सो डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो रियली आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।